जरा उस मंजर को सोचिए। अगस्त 1947 का महीना, दिल्ली में एक बंद कमरा, और उस कमरे में बैठा है एक आदमी जिसके हाथ में है एक पेंसिल, और वो बस एक नक्शे पर लकीरें खींच रहा है। उसके सामने कुछ पुराने नक्शे हैं, आबादी के कुछ आंकड़े हैं, और बस। और उस एक लकीर से जानते हैं क्या होने वाला था? 2 करोड़ लोग बेघर होने वाले थे, लाखों की जान जाने वाली थी। और सबसे अजीब बात तो यह है कि इस आदमी को ये तक नहीं पता था कि जिन शहरों और गांवों को वो हमेशा हमेशा के लिए बांट रहा है, वो असल में दिखते कैसे हैं। इस आदमी का नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ, एक जाने माने अंग्रेज वकील। और पता है उन्हें ये काम क्यों मिला? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो न्यूट्रल थे, यानी निष्पक्ष। निष्पक्ष इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में भारत की शक्ल तक नहीं देखी थी। उन्हें यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर कैसे करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला एक ऐसे इंसान के हाथों में दे दिया गया जो इस काम के लिए सच कहें तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो जरा सोचकर देखिए, एक आदमी जिसे भारत के भूगोल का, यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के लोगों का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं, उसे सौंपा जाता है इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल बंटवारा। और डेडलाइन सिर्फ कुछ हफ्ते। मतलब इतने कम वक्त में बिना जमीन देखे पंजाब और बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट देना था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी जल्दबाजी थी क्यों? इसके पीछे थी ब्रिटिश हुकूमत की एक सीधी साधी पॉलिसी, डिवाइड एंड क्विट, यानी बांटो और निकलो। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी। अंग्रेजों को वाकई लग रहा था कि वो एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हैं जो कभी भी फट सकता है, और इससे बचने का उनके हिसाब से एक ही रास्ता था, जितनी जल्दी हो सके बंटवारा करो और यहाँ से निकल जाओ। और ये जो जल्दबाजी थी ना, वो इन तारीखों में साफ साफ दिखती है। 3 जून को ऐलान होता है, 8 जुलाई को रैडक्लिफ भारत आते हैं, और 15 अगस्त तक उन्हें करोड़ों लोगों की किस्मत लिखनी है। मतलब उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो एक बार जाकर उन जगहों को देख तो लेते जहां वो लकीर खींच रहे थे। पंजाब या बंगाल की जमीन पर उन्होंने कदम तक नहीं रखा। और ये बंटवारा सिर्फ जमीन और लोगों का नहीं था, ये बंटवारा था हर एक चीज का। सरकारी फाइलों से लेकर दफ्तर की कुर्सियों तक, लाइब्रेरी की किताबों से लेकर छत के पंखों तक। और हद तो तब हो गई, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, 60 बत्तखों की एक खेप पर बहस छिड़ गई कि ये भारत की हैं या पाकिस्तान की। तो अब देखते हैं कि कागज पर खींची गई उस एक लकीर ने जमीन पर क्या कहर बरपाया। एक तरफ था पंजाब, जहां इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक हुई, तो दूसरी तरफ था कलकत्ता, जिसने एक चमत्कार देखा। सिर्फ एक लकीर कागज पर, और जमीन पर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रातों रात अपने ही घर में बेगाने हो गए। उन्हें सब कुछ छोड़कर एक ऐसे नए देश जाना था जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था। पंजाब में लाखों सिख और हिंदू पाकिस्तान में फंस गए, और दूसरी तरफ लाखों मुसलमान भारत में। और इस पूरी त्रासदी का जो सबसे खौफनाक चेहरा था ना, वो थी घोस्ट ट्रेन्स। सरहद के दोनों तरफ से ट्रेनें आती थीं, लेकिन उनमें जिंदा इंसान नहीं, लाशें भरी होती थीं। और ऐसी ही एक ट्रेन पर लिखा ये संदेश उस दौर की नफरत की पूरी दास्तान कह देता है। लेकिन जहां पंजाब नफरत की आग में जल रहा था, वहीं कलकत्ता में एक उम्मीद की किरण जगी, और उस किरण का नाम था महात्मा गांधी। हालात इतने खराब थे कि खुद लॉर्ड माउंटबैटन ने उन्हें 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा और उनसे मदद की गुहार लगाई। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ पंजाब, जहां 55,000 सैनिकों की फौज भी हिंसा नहीं रोक पा रही थी, और दूसरी तरफ कलकत्ता, जहां एक अकेले इंसान ने ये कर दिखाया, महज 73 घंटों के अंदर। गांधी जी के अनशन ने वो कर दिखाया जो सेना नहीं कर पाई। शहर की सड़कों पर दंगाइयों ने हथियार डाल दिए और अमन लौटाया। सच में इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे। तो ये तो थी बंटवारे की कहानी, लेकिन उसी वक्त भारत के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी थी, और वो थी 500 से ज्यादा रियासतों को एक देश में जोड़ने की चुनौती। मतलब एक तरफ देश बन रहा था और दूसरी तरफ भारत का नक्शा 565 छोटे छोटे देशों यानी रियासतों में बिखरा हुआ था। अगर ये सब आजाद हो जाते तो भारत का नक्शा किसी स्विस चीज की तरह होता, जिसमें हर तरफ छेद ही छेद होते। इस बिखरे हुए नक्शे को जोड़ने का जिम्मा उठाया सरदार पटेल और वीपी मेनन ने। और पटेल का नजरिया, उनका तरीका बिल्कुल साफ था। उन्होंने लॉर्ड माउंटबैटन से कहा था, देखिए
आप मुझे सेबों से भरी एक टोकरी दे दीजिए और मैं उसे लेने के लिए तैयार हूं। मतलब ये पटेल का माउंटबेटन को कहने का एक तरीका था कि आप बस इन सभी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए मना लीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। अच्छा, ज्यादातर रियासतें तो मान गईं, लेकिन कुछ थीं जो आखिर तक ना नुकुर करती रहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस पहेली के जो आखिरी सबसे मुश्किल टुकड़े थे वो कैसे जोड़े गए। और इन किस्सों में जो सबसे अजीब, सबसे दिलचस्प किस्सा है वो है जूनागढ़ का। अब देखिए, रियासत चारों तरफ से भारत से घिरी हुई, आबादी में ज्यादातर हिंदू, लेकिन नवाब साहब थे मुस्लिम, और उनकी जो प्राथमिकताएं थीं वो कह सकते हैं थोड़ी अलग थीं। हुआ ये कि नवाब साहब को अपने 2000 से ज्यादा कुत्तों की इतनी फिक्र थी कि जब उनके दीवान ने ये अफवाह फैला दी कि भारत सरकार उनके कुत्तों को जहर दे सकती है, तो वो बुरी तरह घबरा गए और बस इसी डर से उन्होंने अपनी पूरी रियासत को पाकिस्तान में मिलाने का ऐलान कर दिया। खैर, जब भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला तो नवाब साहब अपने प्यारे कुत्तों को लेकर कराची भाग गए और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। तो पटेल की सेब की टोकरी के बाहर जो सबसे बड़ा और सबसे अहम सेब बचा था वो था कश्मीर। महाराजा हरि सिंह तो आज़ाद रहने का सपना देख रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान के समर्थन से कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर धावा बोल दिया, तब उनके पास भारत से मदद मांगने और विलय पत्र पर दस्तखत करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। सोचिए, कबायली हमलावर श्रीनगर एयरपोर्ट से बस कुछ ही घंटे दूर थे। कश्मीर का भविष्य सचमुच दांव पर लगा था। लेकिन ठीक उसी वक्त उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो लोग बारामूला शहर में लूटपाट करने के लिए रुक गए और उनकी यही कुछ घंटों की देरी भारतीय सेना के लिए एक संजीवनी साबित हुई। हमारी सेना ठीक वक्त पर श्रीनगर पहुंची, एयरपोर्ट को सुरक्षित किया और कश्मीर को बचा लिया। तो ये थी 1947 की दोहरी कहानी। एक तरफ एक लकीर खींचने की जिद और जल्दबाजी, जिसका नतीजा था एक भयानक त्रासदी, और ये फैसला लिया था एक ऐसे आदमी ने जिसे भारत की कोई समझ ही नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों रियासतों को एक देश में पिरोने का एक चमत्कार, और ये काम किया था उन नेताओं ने जो भारत की रग रग से वाकिफ थे। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को असल में क्या बनाता है। क्या वो सरहदों पर खींची गई लकीरें हैं जो लोगों को बांट देती हैं, या फिर वो एक साथ रहने की इच्छा शक्ति है जो बिखरे हुए लोगों को भी जोड़ देती है। 1947 का इतिहास इन दोनों का ही गवाह है।